नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री सेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का ये थ्योरी क्लास 7 है और टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल भाग 2। तो मध्य पाषाण काल भाग 2 है। नया बैच हमने शुरू कर दिया है और ये नई बैच की क्लास चल रही है। जे भी साथ में, नेट जरप आपके साथ में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले। इसकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है या डेमो क्लास देखनी है तो हमारे जेबी स्टडी पॉइंट को डाउनलोड कीजिएगा और डेमो क्लास देखिएगा और इनकी पीडीएफ भी देखिएगा। ठीक है, तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मीना कुमारी जी, सोनिया लोहिया जी, शिवा कुमारी जी, अनिता कुमारी जी, राजेंद्र कौर जी, सबका स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है। ठीक है, 1 साल का 4000 रुपये का है और लाइफ टाइम का 500 रुपये कोर्स है। पीजीटी हिस्ट्री का केवल 500 रुपये का है और अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 6 महीने की तो 999 रुपये का कोर्स है। तो शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। प्रापाषाण काल, दोस्तों प्रापाषाण काल, क्योंकि हमारी जो क्लास चल रही है वो अभी प्रागैतिहासिक काल में चल रही है। ठीक है, जहां हमने प्रापाषाण काल पढ़ लिया है, मध्य पाषाण काल की हम दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। धर्मवीर वर्मा जी, गुड इवनिंग, वेलकम। पाषाण काल दोस्तों, जिस काल में मनुष्य औजारों के रूप में पत्थर का प्रयोग करता था, उस काल को पाषाण काल कहते हैं। यानी कि सब कुछ पत्थरों पर निर्भर था। ठीक है, तो एक बार फिर इतिहास का परिचय करवाते हैं आपको। इतिहास 3 टाइप का है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री या स्टोन एज, ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। दूसरा पार्ट है उसका आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ेंगे सिंधु वैदिक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल एज। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं हम। तो प्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा है प्रापाषाण काल, इसके तीनों पार्ट पढ़े हैं। ठीक है, 1 2 3। मध्य पाषाण काल अब हम पढ़ रहे हैं। आज मध्य पाषाण काल की ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पाषाण काल के बारे में दोस्तों विस्तृत रूप से जानते हैं कि प्रापाषाण काल में बटा था और मध्य पाषाण काल में, और ये नव पाषाण काल में बटा हुआ था। प्रापाषाण काल को हमने पढ़ा निम्न प्रापाषाण काल, फिर मध्य प्रापाषाण काल और फिर इसको पढ़ा था हमने उच्च प्रापाषाण काल। ये 3 टाइप थे प्रापाषाण काल के। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल। इसका जो समय है वो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 6,000 ईसा पूर्व है। बार बार दोस्तों आपको चित्र इसलिए दिखाई दे रहे हैं ताकि आप कई नजरिए से इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल को, जिसका समय 8,000 या 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 4, 5 या 6,000 ईसा पूर्व के आसपास का है। ठीक है, समय दोस्तों मायने नहीं रखता, क्योंकि उस समय के इतिहासकारों के द्वारा लगभग मान्य है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल दोस्तों हमने पहली क्लास में संसार के संदर्भ में पढ़ा था और थोड़ा बहुत हमने इंडिया के संदर्भ में पढ़ा था। आज हम पूरा की पूरा जो है इंडिया के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने कल मध्य भारत का जो पाषाण काल है भारत के संदर्भ में पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में और उनसे मिलने वाले साक्ष्यों के बारे में। ठीक है,
और उनका जीवन। आज ये भाग फर्स्ट है, ठीक है। तो देखो देखो कुछ महत्वपूर्ण स्थल है मध्य पाषाण काल के भारत में, जैसे कि मेजा, करछना, चौपनी, मांडू, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सारनाथ राय, मेहदा, दमदमा। फिर उत्तर प्रदेश में ही लेखैया, मोरना पहाड़ और बघईपुर। बिहार में भागलपुर और बंगाल में बीरभानपुर, पलामू। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, गिदलूर। तमिलनाडु में रेनीगुंटा, तिरुनेलवेली। कर्नाटक में संगनकल्लू, आदमगढ़ जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। लंगनाच गुजरात में, बागोर राजस्थान में। सांभर झील भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी दोस्तों। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है दोस्तों। जो मध्य पाषाण काल है, ठीक है, उसका प्रसार इतिहासकारों ने 5 प्रकार से लगाया है, ठीक है। पहला प्रकार है आपका पूर्वी क्षेत्र, यानी कि भारत का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, यानी कि ये वाला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसको उत्तरी क्षेत्र बोलते हैं। तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ठीक है। चौथा है पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और पांचवा है मध्य क्षेत्र, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया मध्य क्षेत्र, ठीक है। देखो 5 प्रकार है, ठीक है। पहला प्रकार है यानी कि भारत में मध्य पाषाण काल का जो प्रसार था, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, शायद मिट गया। ये पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र ये है बिहार, बंगाल, झारखंड, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय में, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है उत्तरी क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है दक्षिण क्षेत्र, इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आते हैं। चौथा जो प्रसार क्षेत्र है दोस्तों वो है पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं, ठीक है। और जो पांचवा क्षेत्र है दोस्तों उसको बोलते हैं मध्य क्षेत्र, यानी कि भारत का मध्य क्षेत्र, ठीक है। ये 5 क्षेत्र में डिवाइड है। तो इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की भीमबेटका और आजमगढ़ आता है, ठीक है दोस्तों। ये इनको हम आज को पढ़ना है और आज हम इनमें से 3 को पढ़ेंगे, क्योंकि काफी लंबी क्लास है, और 3 को जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। पूजा कुमारी जी वेलकम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पढ़ते हैं हम पूर्वी क्षेत्र को, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र मध्य पाषाण काल का पूर्वी क्षेत्र पढ़ेंगे हम। दोस्तों देखो आपसे गुजारिश है, देखो जो भी हमारे कोर्स में है क्लास को अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक, ठीक है, और बिना किसी जल्दबाजी के आराम से देखिएगा। बहुत कुछ है दोस्तों, गागर में सागर वाली क्लास है, मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है। कोई कमेंट करता है, ठीक है, तो करने दो, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पास होना है। ये यूट्यूब का इतिहास है दोस्तों। यूट्यूब में कितने आते हैं कितने जाते हैं बच्चे, कोई किस तरीके से कमेंट करता है, कुछ किस तरीके से कमेंट करता है, ठीक है। जो डिसलाइक का बटन था यूट्यूब ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जानबूझकर डिसलाइक करते थे, ठीक है। तो इसलिए यूट्यूब ने देखो
उस चीज को समझा और उसको खत्म कर दिया। ठीक है, आप दोस्तों देखो, टॉप 6% आयोग पास करता है, तो आप ये समझो कि भाई आपको अपना नंबर लाना है। ठीक है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है उसका नाम है पूर्वी क्षेत्र। इसमें क्या कहता है, बिहार आया, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमारे कोर्स में बिहार से भी हैं, बंगाल से भी हैं, झारखंड से भी हैं। ठीक है, उड़ीसा से थी एक स्टूडेंट था, मेघालय से नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, पश्चिमी बंगाल, क्या पश्चिमी बंगाल स्थित वीरभानपुर, ये नेट के एग्जाम में आ चुका है, बताता चलूंगा दोस्तों, कहाँ एग्जाम में आया हुआ सवाल है। पश्चिमी बंगाल स्थित वीरभानपुर का उत्खनन यानी कि खुदाई, उत्खनन कार्य बीबी लाल द्वारा करवाया गया था। यहाँ क्या मिले हैं, अनेक गड्ढे या भूछिद्र मिले हैं दोस्तों, यानी कि ये समतल जगह है और यहाँ पर बड़े बड़े जो है गड्ढे मिले हैं, इस तरीके से गड्ढे मिले हैं। ठीक है, वीरभानपुर में। तो इसलिए इतिहासकारों ने ये सोचा कि भाई ये जो छिद्र हैं, ठीक है, इन्हें खंबे गाड़ने के लिए खोदे गया होगा। भाई कहीं भी कोई समतल जगह है, ठीक है, वहां बहुत सारे छिद्र हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो टेंट गाड़ते हैं, तो टेंट में क्या करते हैं, टेंट वाले जो है लोहे के पाइप गाड़ देते हैं और फिर जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उनको उखाड़ लेते हैं। तो इस तरीके से बड़े बड़े जो है गड्ढे मिले हैं वीरभानपुर में दोस्तों। उनको इतिहासकारों ने बताया है कि ये छिद्र जो है वो खंबे गाड़ने के लिए खोदे गए थे। ठीक है, साहिबा जी गुड इवनिंग, वेलकम। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में भागलपुर एवं राजगीर, रांची, झारखंड में कुछ झरिया, दोस्तों थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, आप बेशक कमेंट मत करना, आप जो है उसको जो है बड़ा कर लो। ठीक है, आराम से समझिएगा, मैं ज्यादा एफर्ट नहीं करता कि भाई जो आप कमेंट कीजिए, आप क्लास तो करिए, मैं जानता हूं क्लास तो करिए आप। बिहार में भागलपुर एवं राजगीर, रांची में कुछ झरिया, बुद्दूडी है, ठीक है, दौर, इंद्र पहाड़ी और कम करसोला और करमकोल, मधुबन, टेपरा से इस काल के उपकरण मिले हैं। पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी के तट पर स्थित वीरभानपुर, तो ये वीरभानपुर वही है जहां पर गड्ढे मिले हैं। बांकुड़ा, मेदिनीपुर, ठीक है, मेदिनीपुर, पुरुलिया, जेजूरी, गोपालपुर, ये भी आ चुका है एग्जाम में, और मलान, दिघी, ये भी आ चुका है एग्जाम में। तो इस काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, वीरभानपुर की खोज एवं उत्खनन 1954 में बीबी लाल ने कराया था। यहां उपकरणों के निर्माण में यानी कि वीरभानपुर में अश्मीभूत कास्ट यानी कि दोस्तों फॉसिल वुड, फॉसिल, ठीक है, यानी कि हड्डी से निर्मित, हड्डी और लकड़ी से निर्मित जो है उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, जिनमें यानी कि लकड़ी के हड्डी के तो औजार थे, उसमें लकड़ी का हत्था था, इसलिए उनको बोला गया है अश्मीभूत कास्ट। ओडिशा में कुचाई, सुंदरगढ़, केउंझर, धेन किनाल, बाड़गढ़, बिसई, ठीक है, और रायंगगढ़, बोडरा, टूटागांव, बालू, डूंगरी और कुरहड़ी आदि स्थल हैं। तो एक एक लाइन बड़ी कीमती है। ठीक है, मेघालय के सेवलगिरी से, मेघालय के सेवलगिरी के से मध्य पाषाण के उपकरण मिले हैं। ऊंचाई का उत्खनन वी के थापर ने 1961-62 में कराया था दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्वी क्षेत्र और इससे अलग नहीं पूछेगा योग। ठीक है दोस्तों, इससे अलग नहीं पूछेगा। अब आते हैं उत्तरी क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र में। इसमें
जो क्षेत्र आता है या राज्य आता है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश आता है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल का जो उत्तरी क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र है, उसमें उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़ में चित्रयुक्त शैलाश्रय मिले हैं, चित्रयुक्त शैलाश्रय। ठीक है, इन शैलाश्रयों चित्रों में 2 रथों के चित्र मिले हैं, 2 रथों के चित्र। इन रथों को तीर कमान, ठीक है दोस्तों, तीर कमान, जैसा कि मैंने बताया कि जो मध्य पाषाण काल है उसमें माइक्रोलिथ यानी कि पतले पतले औजारों का बनना शुरू हुआ। उसमें जो मुख्य क्रांति आई, जो उपकरण था मुख्य क्रांति के रूप में वो था तीर कमान, और भाले लिए हुए पैदल सैनिकों के समूह से घिरा हुआ दिखाया गया है। यानी कि जो रथ दिखाए गए हैं दोस्तों, रथ यानी कि दोस्तों ये कोई रथ है, ठीक है, कोई रथ है। यहाँ पर जो है घोड़े हैं, यहाँ पर राजा कोई, यहाँ पर राजा कोई, तो यहाँ पर क्या दोस्तों तीर कमान लिए हुए आदमी दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर तीर कमान और भाले लिए हुए इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म पाषाण प्रावशेषों में धनुष बाण भी शामिल थे। कल मैंने दोस्तों जो क्लास कराई थी उसमें एक चित्र था, उसमें दिखाया गया था कि एक इंसान जो है धनुष बाण से किसी को मार रहा है। ठीक है, तो ये वही धनुष बाण है। मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी जो क्रांति आई थी वो धनुष बाण का प्रयोग था। ठीक है, मोरहना पहाड़, दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोरहना पहाड़ की। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है ये। मोरहना पहाड़ की खोज C.L. कार्लाइल ने की थी, याद रखिएगा, C.L. कार्लाइल ने मोरहना पहाड़ की खोज की थी। मोरहना एवं बघई खोर का उत्खनन R.K. वर्मा ने कराया था। लेखैया के निकट स्थित बघई खोर, दोस्तों ये एग्जाम में कई बार एग्जाम आ चुका है। देखो मोरहना पहाड़ भी आ चुका है और बघई खोर भी आ चुका है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, हर चीज इंपोर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। लेखैया के निकट स्थित बघई खोर गुफा से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कुल 2 विस्तीर्ण समाधान मिला है, जिनमें से 20 या 21 वर्षीय युवती का एक जो है 20 या 21 साल की कोई लड़की थी। बघई खोर से परवर्ती काल के संबंधित लोहे के 2 बाण मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तीर धनुष बाण, यानी कि धनुष नहीं मिला है, बाण मिला है यहाँ पर। चित्रकूट जनपद में लालापुर, सिद्धपुर, पहरा, भौरी, एचवारा आदि से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो लगभग 8 से 10 इंच लंबे थे। ठीक है, इसके बाद में इलाहाबाद, तो इलाहाबाद के क्षेत्र में पहुंचते हैं हम। इलाहाबाद के मध्य गंगा घाटी में स्थित प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहरराय, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। देखो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, SDM यानी कि एस से जो है 4 नर कंकाल मिले थे एक ही कब्र में। ठीक है, दूसरा दमदमा है, डी से बन गया दमदमा, इससे 3 मिले थे, और मेहदा एम से बन गया मेहदा, इससे 2 मिले थे। याद रखिएगा SDM 4 3 2। सराय नाहरराय, मेहदा और दमदमा प्रमुख मध्य पाषाण स्थल है इलाहाबाद क्षेत्र में। याद रखिएगा प्रतापगढ़, इलाहाबाद के प्रतापगढ़ जिले में है ये। ठीक है, इन स्थलों से पत्थर के बने भारी चक्की का प्रमाण मिला है, ये भी इंपोर्टेंट है। पत्थर से बने जो है भारी चक्की का प्रमाण मिला है। प्रमाण मिलना स्थायी जीवन को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक क्या था कि जो मनुष्य था वो घुमक्कड़ जाति का था। अब मध्य पाषाण तक आते आते हमको ऐसा प्रतीत होता है साक्ष्यों को देखकर कि जो मनुष्य है वो स्थायी रहना शुरू कर दिया था उसने। ठीक है, सराय नाहरराय एवं मेहदा प्राचीनतम, याद रखिएगा प्राचीनतम मध्य पाषाण के स्थल हैं। यहीं से सर्वप्रथम इस काल के मानव अस्थि पंजर
सर्वप्रथम स्तंभ गर्द एवं चूल्हे और सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये याद रखिएगा, नेट के एग्जाम में आ चुकी है कि सबसे पहले मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य जो भारत में मिले हैं वो कहाँ मिले हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों अगर संसार के संदर्भ में देखा जाए कि भाई सबसे पहले मृतक को दफनाने की जो प्रथा शुरू की वो नियंत्रण मानव ने शुरू की थी, परंतु भारत की बात की जाए तो हमें मध्य पाषाण काल के सरायनार राय मेधा से जो है सबसे पहले मानव अस्थि पंजर मिलते हैं और मृतकों को दफनाने के जो है संस्कार विधि के साक्ष्य मिले हैं। मेधा एवं सरायनार से प्राप्त कंकालों की जो लंबाई थी दोस्तों वो अधिक थी। याद रखिएगा, मेधा के पुरुषों की लंबाई 6 फीट से अधिक थी। ठीक है, 6 फीट से अधिक। इलाहाबाद जिले के जमुनीपुर, कूड़ा, बिछिया, भीलपुर और महुरीडीह से मध्य पाषाण के उपकरण प्रकाश में आए हैं। दोस्तों हर एक लाइन बड़ी कीमती है, बड़ी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कोर्स लिए हैं वो डट कर सामना कीजिए ऐसी क्लासों का। ठीक है, उसको सब कुछ मिलेगा। अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सरायनार राय की। ठीक है, सरायनार राय जो महत्वपूर्ण था उत्तरी क्षेत्र या विंध्याचल क्षेत्र का, तो भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला जो अवशेष मिला था वो सरायनार राय एवं मेधा से प्राप्त हुआ था। दोस्तों इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं लिख रहा हूं, और जैसी जैसी दोस्तों मैं क्लास बनाऊंगा जिस तरीके से गोला कर रहा हूं वो चीज महत्वपूर्ण है और ऐसी आपको पीडीएफ दी जाएगी। ठीक है, जो मध्य पाषाण कालीन है, ठीक है, यहाँ की कब्रों से अंत्येष्टि संस्कार विधि का पता चलता है। सरायनार राय से प्राप्त जीवाश्म यानी कि जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है मानव का वो प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। ठीक है, सबसे पहले वाला ओल्डेस्ट। यह महत्वपूर्ण है कि भारत से आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले। दोस्तों आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले परंतु उसके उपकरण मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल मिले हैं। ठीक है, सरायनार राय से मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या होता है? तीर कमान, क्या कह सकते हैं दोस्तों उसको, धनुष बाण। सरायनार राय की खोज केसी ओझा ने की तथा इसका उत्खनन कार्य जी.आर. शर्मा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो दोस्तों, अगर आपको कुछ बनना है तो डट कर मुकाबला कीजिए और ऐसी ही क्लास, देखो ये बिल्कुल प्रमाणिक क्लास है। अगर मैं मोटा मोटा पढ़ा दूं और बोलता रहूं तो आप लिख भी नहीं पाओगे, ना ही उसका लिखा हुआ प्रमाण मिलेगा। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं उसको ताकि आप जब आप जो भी सदस्य प्रिंट मांगेंगे उनको प्रिंट दिया जाएगा, और जब आप खुद पढ़ोगे, एक बार यहां से पढ़ोगे तो दोस्तों जीवन भर आप उसको नहीं भूल पाओगे। सरायनार राय, ठीक है, संयुक्त रूप से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैंने कहा SDM यानी कि सरायनार राय का मतलब हो गया एस, यहां से एक ही कब्र में दोस्तों, एक ही कब्र में 4 मनुष्यों को दफनाया गया था, यानी कि जिसमें 2 पुरुष थे और 2 स्त्री थे। याद रखिएगा, 2 F और 2 M, 2 मेल और 2 फीमेल। याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। फिर अब इसी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, सरायनार राय के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा मैं, याद रखिएगा। इस स्थल को केसी ओझा ने 1969 में खोजा था। ठीक है, यहां से 14 समाधान। अब यहां से दोस्तों जैसे खुदाई कराई गई तो क्या क्या मिला सरायनार राय से, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास में बता रहा हूं, हर एक क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। अब की बार में इतनी गहराई से पढ़ा रहा हूं कि आपका नेट जरा 100% ही
निकलने वाला है। 14 समाधान मिले हैं खुदाई में, सराय नाहरराय की खुदाई में जब खुदाई कराई गई तो 14 समाधान मिले हैं, और 4 जो है 2 स्त्री और 2 पुरुष एक ही कब्र में थे। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं और स्तंभ गर्त झोपड़ी प्राप्त हुई हैं। सराय नाहरराय की समाधियां जो थी वो आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। आवास जहां पर लोग रहते थे उसके अंदर थी, बाहर नहीं थी। जैसे कि दोस्तों अब आजकल की क्या करते हैं, गांव से बाहर शमशान वगैरह होते हैं, ठीक है, परंतु सराय नाहरराय में जो बस्ती थी उसके अंदर ही था वो। यहाँ के एक कब्र में एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाए गए थे। याद रखिए तो देखो, मैं एक तो बोल रहा हूं और जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तब आपको ये चीज जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे इन चीजों को आप, ठीक है। देखो दोस्तों, सभी के पास में पुस्तक है, मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे, ठीक है, परंतु जब अब वो खुद पढ़ते होंगे और जब एक बार आप यहां पर पढ़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपके कितने सेंसर काम करेंगे। देखो, देखने वाला आंख काम करेंगी, मेरी आवाज सुनेंगे तो कान काम करेंगे, ठीक है। जब आप इनको खुद पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो बहुत सारे सेंसर आपके जो है वो इंद्रियां वो काम करेंगी, तो वो चीज जो होती है वो आप जिंदगी भर नहीं भूलते हो, ठीक है। तो सराय नाहरराय से मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जहां से प्राप्त एक मानव कंकाल की पीठ पर तीर जो है दोस्तों चुभी हुई मिली है। यानी कि एक जो मानव मिला है, मानव कंकाल, उसके पीठ पर जो है तीर, जो है जो तीर कमान की बात कर रहे हैं हम, एक तीर जो है वो उसके आर पार मिला है उसके शरीर के। सराय नाहरराय से दोनों ओर धार वाली छुरी, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये दोस्तों एक पकड़ने का मुट्ठा है और यहाँ पर एक इस प्रकार से एक छुरी मिली है, यहां से इंसान पकड़ता था, ठीक है, और यहाँ दोनों तरफ उसके धार थी, तो उसको बोला गया है दोनों ओर धार वाली छुरी। अस्थि निर्मित बाण। दंत रोग, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है दंत रोग, ऑस्टियो आर्थराइटिस एवं चक्की के समान उपकरण मिले हैं दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेखा जी गुड इवनिंग, वेलकम। साइमा जी गुड इवनिंग। तो कुछ और जानकारी हासिल करते हैं सराय नाहरराय से। सराय नाहरराय मैदा से ऐसे पहले स्थल है जहां स्तंभ गर्त पाए गए हैं। स्तंभ गर्त आवास के लिए निर्मित झोपड़ियां हैं। इन दोनों ही जगहों से गर्त चूल्हे भी मिले हैं, इंपोर्टेंट है भी, ठीक है। सराय नाहरराय से 8 तथा मेहदा से 35 चूल्हों के साक्ष्य मिले, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल अर्थात त्रिमानव समाधि दमदमा से एवं एक कब्र से 4 मानव कंकाल जो दोस्तों सराय नाहरराय से मिले। मैंने बताया SDM, ठीक है। सराय नाहरराय से 4 कंकाल मिले हैं, दमदमा से 3 मिले हैं और मेहदा से 2 मिले हैं, एक ही कब्र में, ठीक है। एक ही कब्र में दो दमदमा है उससे 3 मिले हैं और सराय नाहरराय से 4 मिले हैं एक ही कब्र में। सर्वप्रथम बूचड़ खाने, इसको बोलते थे तो वध स्थल, जहां पर जानवरों को काटा जाता था, ठीक है, वो कहां मिले हैं, मेहदा में मिले हैं, मेहदा में, याद रखिएगा। सर्वप्रथम बूचड़ खाने का जो साक्ष्य मिला है वो मेहदा मिले हैं, मेहदा में। सराय नाहरराय के पुरुष एवं स्त्रियां दोनों ही अपेक्षाकृत कद में लंबे थे, ठीक है, और स्त्रियों के मुकाबले। यहाँ की पुरुष एवं महिलाओं की लंबाई 6 फीट के ऊपर थी। यहाँ के गर्त चूल्हों से हाथी की हड्डियां भी मिली हैं। यहाँ से 5 गुणा 4 मीटर का एक फर्श मिला है, तो इसको बोला गया है स्तंभ गर्त,
ठीक है, जिसे G.R. शर्मा ने सामुदायिक चूल्हा, ठीक है, कहा है। वहीं अन्य विद्वान से झोपड़ी के फर्श को स्वीकार करते हैं। सरायनार राय से सुरंगों पर बने उपकरण तो मिले हैं, लेकिन उनकी जो है संख्या तो सीमित है, कम है। ठीक है, अब उत्तरी क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र के दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैदा। मैदा, ठीक है दोस्तों, मैदा। सर्वप्रथम बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है, इंपोर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले दोस्तों बूचड़ खाना या वध स्थल का साक्ष्य मिला है, ये कई बार एग्जाम आ चुका है। ठीक है, मैदा से हड्डी या सिंग या श्रृंग के आभूषण तथा स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी मिली है, यानी कि एक ही कब्र से, ये कब्र है, स्त्री और पुरुष, या कह सकते तो युगल समाधान मिले हैं, क्या कह सकते हैं, मैदा से एक ही कब्र में 2 नर कंकाल मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये। मैंने बताया दोस्तों SDM, ठीक है, राय से 4 मिले हैं और दमदमा से 3 मिले हैं, और ये मैदा है, मैदा से 2 मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल का उत्तरी क्षेत्र मैदा के बारे में और थोड़ा विस्तृत पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं 3-4 स्थलों से सवाल फंसते हैं आपके लिए। ठीक है, अनिल कुमार जी गुड इवनिंग, वेलकम। मैदा 1978 ईस्वी में शारदा नहर परियोजना, तो जो सरकार द्वारा एक बनवाई गई थी परियोजना शारदा नहर, उसके अंतर्गत जब इसकी खुदाई करवाई जा रही थी तो तब यह स्थल प्रकाश में आया था। ठीक है, इसका नाम है मैदा। VD मिश्र एवं JN पाल द्वारा यह बचाव उत्खनन किया गया, यानी दोस्तों इस स्थल को बचाया गया। मैदा से वध स्थल या बूचड़खाना, या कह सकते दोस्तों स्लॉटर हाउस, 33 गर्त चूल्हे, सिल लोड़ा, स्तंभ गर्त, हड्डी से निर्मित तीराग्र यानी कि एरो, यानी कि बाण, अंगूठी मिली है, सिलबट्टे मिले हैं, ठीक है, भारी चक्की मिली है, एवं ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी कि दंत रोग के भी प्रमाण मिले हैं, दंत रोग। ठीक है दोस्तों, 2 कब्रों से युग्मित समाधियां अर्थात स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का साक्ष्य भी मैदा से मिलता है। ये इंपोर्टेंट आ चुका है एग्जाम में। यहां से जो 13 कंकाल मिले हैं वह कुंडल एवं मुद्रिकाएं माला पहने हुए, यानी कि जो भी कंकाल वगैरह मिले हैं दोस्तों वो कानों में कुंडल और गले में माला पहने हुए मिले हैं। तो इसका इतिहासकारों ने मतलब निकाला कि भाई यहाँ के जो लोग थे दोस्तों वो आभूषण पहनने वाले थे। ठीक है, आभूषण से अत्यधिक प्रेम करते थे, और जो कुंडल और जो माला मिली है वो सींग एवं श्रृंग निर्मित थी। ठीक है, सींग या हड्डी से बनाई गई थी। मैदा से प्राप्त सींग तथा श्रृंग के आभूषण, याद रखिएगा, एवं उपकरण सराय नारराय की तुलना में अधिक मिले हैं। यहाँ कुल 28 कब्रों में से 30 व्यक्तियों को दफनाया गया था। 28 कब्र में 30 व्यक्ति को दफनाया गया था। मैदा से महिला कंकाल के साथ सींग का एक बाण मिला है और कछुआ की खोपड़ी मिली है। यहां से वयोवृद्ध व्यक्ति का कंकाल मिला है। मैदा के एक गर्त चूल्हे से भैंसे का युक्त पूरा सिर प्राप्त हुआ है। इंपोर्टेंट ये भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये भी दोस्तों आ चुका है एग्जाम में। एक एक लाइन बड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण है, मिस मत करना। ठीक है, अब बात करते हैं दमदमा। हम बार बार बोल रहा हूं दोस्तों मैं SDM, यानी कि अभी हमने नाहर पढ़ लिया,
मैदा पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम दमदमा। ठीक है, सरायनार से 4 नर कंकाल मिले एक कवर में, और दमदमा से मिलेंगे दोस्तों अब 3, मैदा से 2 मिल चुके हैं। तो हाथी दांत की लटकन जो है दमदमा से प्राप्त हुई है, इंपोर्टेंट है, आ चुका है नेट एग्जाम में। ठीक है, दमदमा से सर्वाधिक समाधान कितने वाला 41, 41 मानव समाधान मिले हैं, जबकि लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में ये। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ये आपके में आ चुका है। दमदमा, इसके बारे में अब थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये साई नदी के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा, साई नदी के संगम पर स्थित है। यहां से 41 मानव समाधान मिले हैं, जिसमें 5 युगल समाधान थे। ठीक है, यानी कि इसमें 2, एक कवर में 2 भी थे, ठीक है, और 3 भी थे। लंगनाज की ही भांति यहां से भी मुड़े हुए समाधान, मुड़े हुए मतलब दोस्तों कि भाई कवर में हम क्या करते हैं कि जो मनुष्य होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है उसको बिल्कुल लंबा लटाते हैं, क्योंकि उसके पैरों को मोड़ते नहीं है, परंतु यहाँ पर क्या था कि उसके पैरों को इस तरीके से मोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर हाथ है, यहाँ इस तरफ मुंह है, इस तरफ मोड़ा गया था। परंतु हम दोस्तों क्या करते हैं, जब कोई हमारा परिचित मर जाता है तो उसके पैरों को सीधा करते हैं, परंतु दमदमा से क्या मिला है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है कब्र में जिसके जो घुटने थे वो मुड़े हुए थे। दमदमा में 2 मानव कंकालों को पेट के बल, यानी कि 2 मानव कंकाल मिले हैं जिनको दोस्तों पेट के बल, यानी कि हम क्या करते हैं दोस्तों, पेट ऊपर करते हैं, ठीक है, कवर में, परंतु यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर कुछ 2 मानव कंकालों को पेट के बल लटा गया था, यानी कि मुंह नीचे था, तथा 2 को पैर मोड़कर दफनाया गया था। यहीं से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, 3 मानव समाधि एवं हाथी दांत का लटकन प्राप्त या लॉकेट प्राप्त हुआ है। ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास है। दमदमा में सभी कब्र, दमदमा में सभी कब्र जो है दोस्तों, देखो पश्चिम पूर्व, यानी कि सिर जो है, सिर यानी कि इंसान का ये सिर है, ठीक है, ये है पश्चिम की ओर, और उसके पैर जो है दोस्तों वो थे पूरब की ओर, या पूर्व पश्चिम दिशा में बने थे। कुछ में क्या हुआ है, सिर जो है पूरब की ओर था और पैर जो है वो पश्चिम की ओर था। ठीक है, याद रखिएगा, मैं दोस्तों बना रहा हूं चित्र। दमदमा में सभी कब्र पश्चिमी पूर्व या पूर्व पश्चिम दिशा में बने थे। तो ये एग्जाम में आपके में आ चुका है कि भाई जो दमदमा है उसमें जो मानव को दफनाते थे उसका सिर किस तरफ था और उसके पैर किस तरफ थे, याद रखिएगा, पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व। सूर्योदय एवं सूर्यास्त से संबंधित थी। ठीक है, अंगीठी, अंगीठी आग से पके हुए अर्श के साक्ष्य दमदमा से मिले हैं। दमदमा के लोगों ने पीली मिट्टी को ही खोदकर निवास स्थान, यानी कि पीली मिट्टी थी जो काफी हल्की होती है, खोदने में आसानी होती है, उसमें नमी होती है। जो ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं वो जो है जो अपने कच्चे घरों में दोस्तों गोबर और उस मिट्टी को मिलाकर जो है चौका वगैरह लगाती हैं। ठीक है, गर्त चूल्हों तथा मृतकों के लिए समाधान बनाया गया था। यहाँ के मध्य पाषाणिक स्थल से घरेलू धान, डोमेस्टिकल राइस का साक्ष्य मिला। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये लाइन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक एक लाइन बड़ी कीमती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों चौपनी मांडो की। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चौपनी मांडो। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी लेंगे। चौपनी मांडो मध्य पाषाण से संबंधित यह स्थल
प्रास्थल इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में, ठीक है, मेजा तहसील में इलाहाबाद शहर से 77 किलोमीटर दूर बूढ़ी बेलन नदी के वायें तट पर स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, टॉप नहीं मांडू, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कहीं से भी एग्जाम आएगा मध्य पाषाण काल का आपसे अलग नहीं आएगा। ठीक है, इस क्लास से अलग नहीं आएगा, जो हमारी 3 क्लास होंगी। इस प्रास्थल को 1967 ईस्वी में खोजने का श्रेय बीबी मिश्र को जाता है। ठीक है, यह प्रास्थल चौपनी मांडो विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी कि काफी ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 15,000 वर्ग मीटर था, किलोमीटर नहीं मीटर था। इस प्रास्थल के संपूर्ण क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण, विभिन्न प्रकार के पत्थर के टुकड़े, घिसे से हुए बटिकास पेबल आदि बिखरे हुए मिले हैं। चौपनी मांडो के उत्खनन दोस्तों, पेबुल आपको पता होगा। ठीक है, मैंने जो है पेबल जो संस्कृति थी उसके बारे में बताया था मैंने सबसे पहले। तो चौपनी मांडो के उत्खनन से उत्तरी विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाणिक संस्कृति पर नया प्रकाश पड़ा है। चौपनी मांडो के उत्खनन के फलस्वरूप मध्य पाषाण काल के 3 सांस्कृतिक उपकालों के विषय का पता चला, यानी कि चौपनी मांडो में जो खुदाई हुई है दोस्तों, उससे पता लगा है कि भाई ये जो है चौपनी मांडो वो 3 स्तरों में बटा हुआ था। ठीक है, जब खुदाई हुई है तो यहां से प्रारंभिक मध्य पाषाण काल, यानी कि जो पहली स्तर था उसको मध्य पाषाण काल, एवं विकसित मध्य पाषाण काल अभिज्ञान होता है। पहले वाले को प्रारंभिक मध्य पाषाण काल से गोलाकार 5 झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। गोलाकार यानी कि गोल गोल जो दोस्तों झोपड़ियां थी 5, ये प्रथम स्तर में थे। विकसित मध्य पाषाण काल अथवा आदि नव पाषाण काल से ज्यामितीय लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ हस्त निर्मित मृदभांड भी मिले, यानी कि आप कह सकते दोस्तों चौपनी मांडो जो था वो धीरे धीरे नव पाषाण काल में बदल रहा था। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है आदि नव पाषाण काल, यानी कि आधा नव पाषाण काल और आधा मध्य पाषाण काल, यानी कि दोस्तों इसको ये विकसित था। प्रमुख उपकरणों में समानांतर तथा कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, बेधक, चांद्रिक, त्रिभुज, विषमबाहु, समलंब, चतुर्भुज, खुरचनी आदि उल्लेखनीय है, यानी कि जो उपकरण मिले हैं। तट के अतिरिक्त चालचडेनी का अधिकाधिक उपयोग उपकरणों के निर्माण के लिए इस काल में किया जाने लगा था। तो चालची डेनी का भी मैंने चित्र दिखाया था आपको। ठीक है, इस काल की मिली झोंपड़ियों में 6 गोलाकार 7 अंडाकार जो मृदभांड मिले हैं वे अत्यंत भंगुर हैं तथा बहुत अच्छी तरह से पके हुए नहीं है, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं हल्का कच्चा था वो। मिट्टी की बर्तनों की मिट्टी भली भांति गुथी हुई नहीं थी, यानी कि जो मट्टी थी बर्तनों की जो बनाने की जो मिट्टी थी वो अच्छी तरीके से मिली हुई नहीं थी। छोटे छोटे कटोरे मिले हैं यहाँ पर, कटोरे छोटे छोटे कटोरे में। ठीक है, तथा कलश
प्रमुख पात्र आकार है, यानी कि कलश दोस्तों मिला है, इस प्रकार का कलश मिला है, ठीक है, कलश, ठीक है। बर्तनों में स्लिप, चमकाने और रंगने के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यहां पर लाल तथा धूसर दो रंगों के मृदभांड मिले हैं, ठीक है। अनेक पात्र खंडों में ठप्पा लगाकर सतह पर डिजाइन बनाई गई थी, यानी कि कोई दोस्तों कलश है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ठप्पा लगाकर, इसमें कोई चित्र वगैरह थे, ठप्पा लगाकर डिजाइन बनाई गई थी, ठीक है। बर्तनों की बाहरी सतह पर फूल पत्ती तथा शंख जैसी छाप मिली है, जैसे मैंने बनाया दोस्तों शंख, ठीक है, ये फूल पत्ती, या मैं बना रहा हूं फूल पत्ती। पुरातात्विक आधार पर 1700 से 7000 ईसा पूर्व के बीच चौपनी मांडो के संपूर्ण सांस्कृतिक जमाव की तिथि आंकी गई है। दोस्तों और बाल विशेष देखते हैं क्या है। चौपनी मांडो को पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना गया है। आखेटक संग्राहक से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का एक प्रतिनिधि स्थल, यानी कि यहां से दोस्तों जो शिकार करते थे, ठीक है, और कृषि जो प्रारंभिक शुरू हुई वो इस बीच का ये काल था। चौपनी मांडो का क्षैतिज उत्खनन हुआ, क्षैतिज, तो इसका जो है लंबाई में हुआ, ना कि चौड़ाई में हुआ, तभी इसके 3 स्तर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 1 2 3। यहां से बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें 13 झोपड़ियां, मधुमक्खी के छत्ते, अंडाकार जैसी तथा शेष गोलाकार वृत्ताकार है। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ज्यों का त्यों सवाल आ चुका है एग्जाम में। बस्तियों के अवशेष राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से भी मिलते हैं, यानी कि इस प्रकार की जो बस्तियां थी, ऐसी ही जो बस्तियां हैं वो आपको बागोर में मिलती हैं, ठीक है, राजस्थान में। ये चौपनी मांडो से जंगली चावल मिला है, ठीक है, जंगली चावल, हस्त निर्मित मृदभांड मिला है, अन्नागारों के साक्ष्य मिले हैं। विद्वानों की मान्यता है कि चौपनी मांडो से के मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निहाई हथौड़ा, सिलबट्टा एवं मिट्टी के गिलावे वाले टाट के घर का साक्ष्य भी यहीं से ही मिला है। अभी तो चौपनी मांडो की नहीं है कि कुछ और, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ और स्थल है, जैसे कि मिर्जापुर जिले में 50 से अधिक मध्य पाषाण काल स्थल है, ठीक है। इसमें मोरहना पहाड़, बघई खोर, कुंडी डी है, मझगवा, महुली, लोनामाटी, कपासी कला, बधौवा कला, लेखैया, जहां से जो है 17 या 27 नरकंकाल मिले हैं। लेखैया का उत्खनन GR शर्मा के नेतृत्व में VD मिश्रा ने कराया था। यह भी इंपोर्टेंट दोस्तों आ चुका है एग्जाम में कि भाई लेखैया का जो उत्खनन कराया था वो किसने कराया था, तो ये कराया था दोस्तों GR शर्मा ने, ठीक है। इस शिलाश्रय से 17 या 27 मानव कंकाल मिले हैं। लेखैया पर 5 शिलाश्रय हैं, इसमें 4 चित्रकारी से युक्त हैं। यहां से हिरण की 2 सींग या भैंस की हड्डियों के प्रमाण भी मिले हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आज जो है मुझे लग रहा है कि आज आप जो है ढंग से क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद आपका। देखो ऐसा ही देखा करो तो हर एक चीज बड़ी कीमती है, और ये चीज जो है तो ऐसी मैं कह रहा हूँ पूरी यूट्यूब में ढूंढ लेना, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल प्रमाणिक थ्योरी पढ़ा रहा हूं दोस्तों मैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी क्षेत्र
के लहुरा देव, लहुरा देव, ठीक है, लहुरा देव की बात करते हो तो सबसे प्राचीन यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले यहाँ पर। पहले क्या था, कोल्डी हवा था, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यूपी के उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहीं से दोस्तों चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। इससे पहले क्या था, इससे पहले दोस्तों कोल्डी हवा था, इससे पहले क्या था, कोल्डी हवा था। अब क्या हो गया, अब हो गया लहुरा देव, याद रखिएगा लहुरा देव। महत्वपूर्ण है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि का साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व का था, जबकि लहुरा देव की जो अवधि थी वो 8000 से 9000 ईसा पूर्व थी, ठीक है। देखो दोस्तों जो कोल्डी हवा है वो भारत में स्थित है, और जो मेहरगढ़ था वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, बेलन घाटी में। लहुरा देव से गोलाकार फर्श, स्तंभ गर्त एवं चूल्हों के एक साथ एक नाली का प्रमाण मिला है। ये भी दोस्तों सारी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तीसरा क्षेत्र है, यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था जो मध्य पाषाण काल का जो स्थल थे, जो पूरे भारत में फैले हुआ स्थल था, वो हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको। तो 2 पार्ट हमने पढ़ा दिए। ये तीसरा क्षेत्र जिसका नाम है मध्य क्षेत्र, और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का भाग था, ठीक है। मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के जम्बूद्वीप, होरोथी द्वीप शिलाश्रयों, होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रयों एवं भीमबेटका से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। देखो दोस्तों मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और जो भीमबेटका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे हर एक बार यानी कि ज्यादातर एग्जामिनर पूछता है। आरबी जोशी को आदमगढ़ से 25,000 लघु पाषाण मिले हैं। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है। 25,000 लघु उपकरण मिले हैं, 25,000, काफी बड़ी मात्रा है ये। आदमगढ़ के पालतू पशुओं में कुत्ते एवं बकरी की हड्डियां मिली हैं। दोस्तों देखो एग्जाम में नेट आयोग ने पूछा था कि मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं जहां से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो आदमगढ़ और बाघोर उसमें सही था, और यहाँ भी दोस्तों सही है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं कि भाई ये एग्जाम में आ चुका है। GR हंटर ने जम्बूद्वीप शिलाश्रय से 2 बच्चे एवं एक वयस्क पुरुष के अस्थि अवशेष तथा जीरोथी द्वीप शिलाश्रय से एक मानव कंकाल प्राप्त किया है। VS वाकड़कर ने, इंपोर्टेंट है, VS वाकड़कर, तो ये WB सेट में भी आ चुका है एग्जाम, ठीक है। ये जो सवाल है कि भाई जो भीमबेटका है उसकी खुदाई किसने करवाई थी, तो BS वाकड़कर ने करवाई थी। बार बार मैं बताता हूं ये सवाल क्यों का त्यों आता है, ठीक है, भीमबेटका से। और जानकारी लेते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज स्थित भीमबेटका का उत्खनन VS वाकड़कर ने किया था। यहाँ की गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण के साथ ही मानव अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिले हैं। और दोस्तों ये जो भीमबेटका था, इनकी जो गुफाएं थी वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है, चित्रकारी के लिए। याद रखिएगा चित्रकारी में सबसे नंबर 1 थी भीम गुफाएं।
और पिछली क्लास में मैंने आपको इसके चित्र भी बताए थे। भीमबेटका, ठीक है, स्थिति मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, खोज 1957 में विष्णुधर बाकड़कर ने, यानी कि BS बाकड़कर को भारत में पाषाण काल का पिता कहता है, यानी कि फादर ऑफ स्टोन एज। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि भाई पाषाण काल का पिता पाषाण कला का पितामह किसको बोलते हैं, तो BS बाकड़कर को बोलते हैं। भीमबेटका की जो विशेषता है वो क्या है, यहाँ से परवर्ती एस्चुलिन से मध्य काल तक कुल 7 कालों के विकास का एक अविच्छिन्न सांस्कृतिक क्रम मिलता है। एस्चुलिन माने क्या होता है दोस्तों, एस्चुलिन माने होता है हाथ की जो कुल्हाड़ी बनाने का जो समय था तब को बोला गया है एस्चुलिन। कला एवं कर्मकांडों का नाटकीय साक्ष्य इसके सफा कक्ष गुफा से मिला है। इस सभा कक्ष गुफा से 25 मीटर लंबी सुरंग मिली है, 3 द्वार वाला कक्ष मिला है तथा एस्चुलिन चरण की पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य मिला है। भीमबेटका से प्रागैतिहासिक काल में मानव आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त पत्थरों से निर्मित फर्श निवास स्थानों के सूचक हैं। भीमबेटका से 642 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें 400 में चित्र जो है किए गए हैं। यहाँ उन चित्रों को प्राचीनतम माना गया है जिनमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो चित्रकारी नीले रंग से की गई थी उसको सबसे प्राचीन माना गया है, ठीक है। यहाँ चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हम उच्च पूर्व पाषाण काल पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि उच्च पूर्व पाषाण काल के मानव ने सबसे पहले चित्रकारी जो करनी शुरू की थी, ठीक है। और इसका जो परिकाष्ठा था, परिपक्व काल था, वो मध्य पाषाण काल के भीमबेटका में था, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। भीमबेटका से बराह का चित्र, बराह है गणेश का प्राचीनतम चित्रांकन मिलता है, गणेश का इंपोर्टेंट है, गणेश भगवान का दोस्तों, ठीक है। भीमबेटका से प्रसिद्ध सुअर चित्र में शरीर सुअर का और नाक गेंडा का, सींग भैंसे का, ठीक है, तथा निचला होठ हाथी का। इसे कुछ गणपति का प्राचीनतम अंकन मानते हैं। यहाँ महिलाओं को चक्की में अनाज पीसते हुए, इंपोर्टेंट है, तथा समूह में भोजन करते हुए दर्शाया गया है। यानी कि दोस्तों इस तरीके के जो चित्र थे वो आपके मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में थे। देखो मैंने कहा था कि भाई जो मध्य प्रदेश यानी कि जब उच्च पुरापाषाण काल का जो मानव था कि जब वातावरण में थोड़ी गर्माई हो गई तो वैसे तो वह गुफाओं में रहा, परंतु उसने गुफाओं से बाहर निकलकर शिकार करना शुरू किया, ठीक है। और उसका जो माइंड था, क्योंकि अब मनुष्य ने होमो वर्ग में यानी कि होमो सैपियंस प्रजाति में प्रवेश कर लिया था, तो वो चिंतनशील मानव था। तो दोस्तों जैसा चित्र वो देखता, जैसे दृश्य वो देखता, उस दृश्य को भीमबेटका की गुफाओं में जो है बनाता था, ठीक है। यहां से कुषाण गुप्त काल के ब्राह्मी अक्षरों में अभिलेख भी मिले हैं जो पढ़े गए हैं। भीमबेटका से अंत्येष्टि का साक्ष्य मिला है। ऑडिटोरियम गुफा से मध्य पाषाणिक समाधान के 2 उदाहरण मिले हैं। इनमें एक वयस्क का तथा दूसरा किसी बच्चे का मिला है। बच्चे के गले में गुरियों की माला थी, ये भी आ चुका है एग्जाम में, तथा उसको दफनाते समय मांस अर्पित किया गया था। यानी कि तो ये विश्वास था इन लोगों का
कि ये जो बच्चा है, ठीक है, ये जो है मीट जो है या मांस जो है मरने के बाद परलोक में खाएगा। यहाँ से चैल्सिडोनी की तस्तरी मिली है। चैल्सिडोनी से निर्मित ज्यामितीय औजार मिले हैं। यहाँ जंतु की कुल 29 प्रजातियों का चित्रांकन हुआ है, यानी कि जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो जंतुओं की 29 प्रजातियों के हुए हैं। किसी में सांड है, किसी में दोस्तों गेंडा है, किसी में जो है खरगोश है, ठीक है। इस तरीके से 29 लगभग। दोस्तों अगर एग्जामिनर पूछे या आपको बायोलॉजी में पूछे कि भाई जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें कितने तरह की जंतुओं को चित्रित किया गया है, तो 29 प्रजातियों को याद रखिएगा। इसके मध्य पाषाणयुगीन शैल चित्रों में जेबू के पूर्वज बासना मेडिकल के भी चित्र उत्कीर्ण है। तो ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। और हमारा ये 33 जो क्षेत्र थे वो कवर हो गए। हम अगली क्लास जो करेंगे उसमें अगले 2 क्षेत्र और उसकी जो है जो रहते सहते थे, क्या क्या उनके नियम कायदे थे, सबको पढ़ेंगे, ठीक है। आदमगढ़ पढ़ेंगे और इसमें पचमढ़ी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ के सलासरों से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज R.B. जोशी ने की थी। और यहां से दोस्तों पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, प्राचीनतम। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं जिनका नाम जम्बूद्वीप, ठीक है, और भ्रांतनीर या द्रोठी द्वीप है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। ईमानदारी से बताना कि आपको कैसी लगी। अगर आप नेट हिस्ट्री, सेट हिस्ट्री, टीजीटी, पीजीटी और पेपर 1 के लिए कोर्स ऑन करना चाहते हैं दोस्तों, तो 6 मंथ का कोर्स 3,000 रुपये का है, 1 साल का 4,000 रुपये का है, और लाइफ टाइम के लिए आपको दोस्तों 5,000 रुपये का कोर्स है। हमारा नंबर है 8218345167। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो हमसे कोर्स ले रखा है तो जरूर शेयर कीजिएगा, दिखाइए कि भाई ऐसी क्लास हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा नंबर है 8755475312। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।